like your key points, like you have mentioned it, that in procurement industry, especially the way you are working, that your analytics based sales suggestion, that is your success KPI. So what do you have to say about for Shipbolt की इसको success analytics based sales suggestions कैसे मिला? हम है ना ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करते हैं, और मैन्युफैक्चर में भी हम कोशिश करते हैं कि हम जॉब वर्क पे काम करें, क्योंकि जिसकी फैक्ट्री है उसके फैक्ट्री का भी एक खर्चा है, और हम एक जो जो जॉब वर्क पे काम करता है ना, वो बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं। हम उससे हम अपना काम करवाते हैं ज़्यादातर, कि अगर मुझे किसी के लिए फर्नीचर बनवाना तो मैं जॉब वर्क से ही, हम पैन इंडिया में मेरे वेंडर्स हैं ऐसे जो जॉब वर्क पे काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं उससे काम करवाएं। जैसे बाटा है, बाटा अगर अब मैं OEM का नाम लूँगा तो बाटा हो गया OEM, पर मैं बाटा जहाँ फैक्ट्री में जो शूज़ बन रहा है मैं उससे अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रहा हूँ, तो उसमें मुझे बहुत प्राइवेट लेवल पे बहुत मार्जिन आते हैं। बाकी OEMs के जो ब्रांड्स हैं उस पर तो हम काम करते ही करते हैं टाइम टू टाइम। हम कई बार ऐसी भी मीटिंग्स करते हैं क्लाइंट के साथ कि हम अपने OEMs को भी क्लाइंट के साथ मैप करते हैं, और हम कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर इतने मार्जिन पे काम करना है, तो OEM पर्टिकुलर उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट देता है। जो मार्केट में मान लीजिए कोई फ्रिज है, अगर वो 40,000 का बिक रहा है और इंस्टीट्यूशनल सेल्स के लिए अगर उसको 32,000 में देना है, तो वो मुझे 28,000 का ही बिल करेगा। LG हो गया या कोई भी अदर ब्रांड हो गया, तो हम ऐसे भी क्लोज करते हैं। Hey guys, welcome to our channel Startup Story Media. We are back with another episode of the Startup Story Spotlight, where we bring you content about startups, tech, and innovation in India. Today, we have with us Shipbolts Industries, one of the leading and fastest growing e-commerce companies. We have with us Ms. Shraddha Agarwal, who is the founder of Shipbolts Industry, Mr. Anil Agarwal, who is the co-founder of Shipbolts Industry. Joining them, we have Mr. Akshay Kumar, who is the strategy head at the Shipbolts Industry. Thank you so much, guys. It is a pleasure having you all here today. I would like to start the conversation with Ms. Shraddha, and I would like to know how you started this Shipbolt industry, how you came up with the idea, what was your vision when you started, your background, आपका background क्या था, आपका education कैसा रहा, and जब आपने Shipbolt start किया, what was the condition of the industry, of the procurement industry? Hi Lata, I am Shraddha from Shipbolt Industries as a founder company. I'm doing post graduation and I am starting जब हमने ये वर्क स्टार्ट किया शिपबोल्ट अपनी कंपनी जब हमने बिल्ड की है, तो मतलब माइंड में ये था कि हाँ एक प्रोक्योरमेंट है जो एक्चुअली मेरे हस्बैंड अनिल अग्रवाल, इन्होंने इसी इंडस्ट्री में 18 इयर्स का जॉब का इनका एक्सपीरियंस रहा है 18 इयर्स का। तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये हम मतलब अपने बिजनेस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देन अनिल जी के साथ फिर हमने अपनी कंपनी शिपबोल्ट स्टार्ट करी। तो प्रोक्योरमेंट का तो नॉलेज था ही 18 इयर्स का, मुझे 10 इयर्स का अकाउंट्स का नॉलेज था, तो हम दोनों ने मिलकर फिर ये बिजनेस स्टार्ट किया। और अभी तो मतलब अब अनिल जी देखते हैं पूरा प्रोक्योरमेंट और सेल्स का पार्ट अनिल जी हैंडल करते हैं, मैं अकाउंट्स है और स्ट्रैटेजी है, हमारा लॉजिस्टिक है, ये पार्ट मैं हैंडल करती हूँ। Great, that's great. इतना सारी चीजें you are looking after and the experience that you have shared with us. मतलब आप clients को सारा you are giving the entire package, right? And Yes. moving towards Mr. Anil Agarwal, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने जब Shipbolts आप पार्ट बने, जब आपने विजन देखा था Shipbolts का, तो आपका इंडिविजुअल एज अ जर्नी जो एक्सपीरियंस आपने डाला, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस टू प्रोक्योरमेंट इंडस्ट्री? जब आप इसके अंदर आए तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री की हालत कैसी थी एंड हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट टू इट? तो मैंने इस इंडस्ट्री में ना 18 साल काम किया है, और ऑलमोस्ट 18 इयर्स मैंने प्रोक्योरमेंट और सेल्स में काम किया है, सोर्सिंग और सेल्स में। सो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी सेम इंडस्ट्रीज में रहा है 20 इयर्स का। सो मैंने ये देखा कि बहुत लोग प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ये अनऑर्गेनाइज है, ये पूरी जो इंडस्ट्री है इसमें 80% अनऑर्गेनाइज कंपनीज हैं, और ऑर्गेनाइजर से 20% कंपनी, कुछ ही प्लेयर है जो ऑर्गेनाइज है इसके अंदर। तो बहुत लोग फेस करते हैं इसमें, जीएसटी को फेस करते हैं, लोकल वेंडर जीएसटी नहीं भरते हैं, वेंडर्स की क्रेडिट को फेस करती हैं, जो ऑर्गेनाइज कंपनीज होती हैं काम करना चाहती हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने के लिए हमने ये स्टार्टअप को स्टार्ट किया। और जब हम स्टार्ट किया तो 2020 में मैं और मैडम ही थे इस कंपनी के अंदर,
और मैंने कोविड में स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं आईबी में था, मेरी जर्नी थी आईबी में, मैंने लास्ट 5 ईयर्स आईबी में था प्रीवियस कंपनी में। तो उसमें मैंने क्या किया था, कोविड में हमने देखा, फर्स्ट कोविड में मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। जब कंपनीज बंद हो रही थी, उसको मैंने अपॉर्चुनिटी बनाया अपनी कंपनी के लिए, जब मैं जॉब कर रहा, सेल और परचेज। और मैंने मंथली बिलिंग 20 CR की कर दी वहाँ पे कोविड के अंदर। और कोविड एसेंशियल प्रोडक्ट की लाइक मास्क, सैनिटाइजर्स फर्स्ट कोविड में, और आपकी ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो कोविड में चलते हैं, सैनिटाइजर किट्स हो गई, ये सब इसका हमने किया। तो जो जब कंपनियां बंद हो रही थी, तो मेरी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी थी वो कोविड के अंदर। तो वो मैंने चीजें अपने वहाँ करते हुए मैंने सीखी कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और अराउंड मतलब 20 CR हमने मंथली किया। हमने फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को सर्वाइव किया, हमने वेदांता को सर्वाइव किया वहाँ पे। मैंने वहाँ पे वेदांता को सर्वाइव करते हुए, हमने उबर को सप्लाईज की मास्क, सैनिटाइजर्स उसके ड्राइवर्स के लिए। हमने फ्लिपकार्ट ऑनलाइन में किया, हमें अमेजोन को सप्लाई किए डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है। देन दिसंबर आते आते मैंने और मैडम ने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसी इंडस्ट्री में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लोगों के लिए। तो हमने इस इंडस्ट्री में कंपनी को किया शिपबुल्ट इन द सेंस स्पीड से डिलीवर करने वाला प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है। तो मैंने और मैडम इस कंपनी को स्टार्ट किया और शिपबुल्ट नाम लिया। दिसंबर में मैडम ने स्टार्ट किया, फिर जनवरी 21 में मैंने अपनी जॉब को ड्रॉप कर दिया आईबी में, और मैंने फुल फ्लैश में शिपबुल्ट के साथ आ गया फैब से। और फैब 31 मार्च हमने 20,000 की बिलिंग की, ओनली फॉर 20,000 की बिलिंग करी हम इस कंपनी में। और अप्रैल आते आते फिर सेकंड वेव आ गई कोविड की, जब फिर से लोगों का बिजनेस बंद हो रहा था। पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं ऑलरेडी इस फील्ड में उस अपॉर्चुनिटी बनाकर आया था किसी अदर कंपनी के लिए जब मैं जॉब करता था। तो जब सेकंड वेव आई तो हमने 13 अप्रैल को हमने फिर से स्टार्ट किया, बिलिंग स्टार्ट की। और हमने कोविड के अंदर हमने कंसल्टेंट भेजे। उस टाइम सेकंड वेव में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को बहुत ज्यादा। हमने कंसल्टेंट भेजे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे। और उस टाइम हमने जो मेरी फर्स्ट ईयर 20,000 की बिलिंग थी, वो मैंने जुलाई आते आते 20 लाख कर ली मंथली उस बिलिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने हमारे पास ना ऑर्डर्स आ रहे थे। फिर जब कोविड सेकंड वेव भी धीरे धीरे जुलाई में कम होने लगी थी, अगस्त आते आते मुझे ग्रोफर से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, उनके डार्क स्टोर वो ओपन कर रहे थे। मैंने एक नई कैटेगरी ओपन की, कैपेक्स फिट एक्स, जिसमें आप फर्नीचर हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गई और आपके फ्रीजर्स हो गए, ये सब हो गए। तो ग्रोफर्स ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने एक डार्क स्टोर ओपन करें पैन इंडिया 250, अराउंड 50 CR के आसपास का उनका वो बजट था, प्रोजेक्ट था 50 करोड़ का। और वो मेरे साथ करना चाहते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास पैसा नहीं था। फिर मैंने एक एग्रीगेटर कंपनी थी, उसके साथ टाई अप किया और उसके थ्रू उसको रूट किया। और हमने 2023 में 31 मार्च 16 करोड़ को हमने क्रॉस किया फर्स्ट सेकंड ईयर। फिर सेकंड ईयर में ग्रोफर्स का बंद हो गया, उनका स्टेशन जो डार्क स्टोर बने थे वो उन्होंने इमीडिएट बंद कर दिए। तो फिर एक डाउनफॉल दोबारा आया हमारी लाइफ में, और हमने 2023-24 को हमने 7 करोड़ पे क्लोज किया। फिर हमको लगा कि अपने बिजनेस को हमने स्टेट करना है, और हमने इस बिजनेस को लोगों के साथ हमने टीम बिल्ड की। फिर हमने, मैं और मैडम ने टीम बिल्ड की, लोगों को हमने हायर के कैटेगरी बिल्ड की हमने। और हम आज 22 CR क्लोज करेंगे इस साल, अभी 80 CR हम कर चुके हैं अभी तक, और इसको हम 20 CR पे क्लोज करेंगे दिस ईयर। Wow, you are actually making success of this startup. मतलब कोविड से पहले कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे and they crashed during the COVID time, and it is मतलब brilliant कि आपने कोविड को भी सर्वाइव किया है, उसके बाद आपने डिमांड्स को कैसे एक्सेस किया, it all exactly, and आपकी जो कंपनी का नाम है, it has a meaning, it's not just a name, it has a meaning to add it to it, and it is excellent how you are coping up with things even now. अभी भी डिमांड एंड सप्लाई का ऊपर नीचे चलता है, but you are coping with downfall, and it's amazing. I would like to now focus on Mr. Akshay, that how as a strategy head in Shipbold Industries, how are you involved, and what is your role in this industry? Yes, so before discussing about what is exactly my role in Shipbold, I just give you a quick brief about myself. So I have done my graduation from IIT BHU. I pass out in 2019. So कॉलेज से ही मैंने एक बिलीव था कि स्टार्टअप में कुछ बड़ा करना है। कॉलेज में मैंने स्टार्टअप किया था। कॉलेज के बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाई थी, 2 साल रन किया था। बट ड्यू टू कोविड हमने ऑपरेशन स्टॉप कर दिया था।
Then I joined one corporate company as an assistant manager. My profile was operation excellence. So when मैं जब अनिल जी से मिला तो the thing which inspired me कि जैसे मैंने बोला ना कि उस कोविड में मैंने अपनी ऑपरेशन बंद की और एक बंदा जिसको 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है उस विजन के साथ स्टार्ट करा जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनी स्टार्टअप शट डाउन हो रहे हैं और उस बंदे ने डिसीजन लिया कि हमें कुछ बड़ा करना और उसमें हम अप्रॉक्सीमेटली जैसा इन्होंने बताया 18 CR का हमने रेवेन्यू भी जनरेट किया। तो लास्ट 9 मंथ बैक मैंने शिपबोल्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। तो ये स्टोरी मेरे को ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी कि थ्रू आउट जो मेरा एक्सीलेंस पार्ट है, स्ट्रेटजी पार्ट है, उसके थ्रू शायद जो आज के डेट में जैसे अभी बताया कि टिल नाउ इन मंथ ऑफ जनवरी वी आर 18 CR अभी तक हम क्लोज किए हैं। 22-25 CR अप्रॉक्सीमेटली वी आर प्रोजेक्टिंग टू क्लोज दिस फाइनेंशियल। तो थ्रू आउट जब मैंने पूरी चीजें देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि अभी हम एक कुछ फिक्स कैटेगरीज को डील कर रहे हैं, बट इफ वी आर लुकिंग टू एक्सपेंड, हमने मार्केट रिसर्च की तो हमने आज के डेट में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 कैटेगरीज से आज हम लोग 11 कैटेगरीज में डील कर रहे हैं बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर मैं सिंपल बहुत ज़्यादा जो B2B प्रोक्यूरमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है कैपेक्स और MR सेक्टर, तो आज उस सेक्टर में क्योंकि हमारे पास जो कोर टीम है उसके पास 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आज सिर्फ उस 2 सेक्टर से हमारा जो रेवेन्यू है 46% का है आज के डेट में। सेकेंड वी रियलाइज कि वी आर पैन इंडिया आज के डेट में हम डिलीवर करते हैं अपनी सर्विसेज को, बट स्टिल वी आर core oriented in Delhi NCR. So we are planning to expand our business in next 10 metro cities, जहाँ से हम ग्रोथ प्रोजेक्शन रखते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल 100 CR का हम लोग क्लोज करने वाले हैं। ये हमारे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि हम मिनिमम 3 to 4 टाइम्स जंप्स किए टर्नओवर वाइज हर एक फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट वन इज वी आर nowadays we are only fair enough in technology part, so coming टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम लोग टेक्नोलॉजी पार्ट को बहुत ही इंटेंशनली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो मैनुअल एरर्स हैं चांसेस थोड़े वो सारी चीज़ें मिनिमाइज करके अपने प्रोसेस को बेसिकली ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकेशन वाइज या टीम वाइज या कैटेगरी वाइज हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंशन कहीं ना कहीं हमें कंट्रीब्यूट करने वाला है 100 CR तक रीच करने। ये मेरा ओवरऑल अभी बैकग्राउंड है। And for that we are also looking to raise fund part because हम लोग एक strong core team, core technology based प्लेटफॉर्म बनने के लिए सोच रहे हैं और उसके लिए हम लोग अभी continuously aggressively पूरी core team के साथ वर्क कर रहे हैं। Till now that was my story. अमेजिंग, आप सबने अपना एक्सपीरियंस भी इस कंपनी के अंदर डाला है एंड यू आर पुटिंग ऑल योर विजन दैट यू हैव फॉर दिस कंपनी। इट्स ग्रोइंग बहुत अच्छे से एंड इट इज impressive as well that your backgrounds have been so strong that you're putting it forward. Now moving our attention towards more to the company as Shipbolts industry, Shipbolts की तरफ ध्यान देते हुए, how currently in the current scenario is Shipbolts facing challenges, जो भी procurement challenges आते हैं clients के साथ, because आपका B2B procurement है and how do you solve those procurement challenges with clients? First of all, one shop solution है client के लिए। सेकेंड ऑफ हम टाइम ऑफ द डिलीवरी है, लोकल वेंडर्स आपको टाइम पे डिलीवरी नहीं करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट में। थर्ड ऑफ हम क्वालिटी में इंश्योर्ड रहते हैं, जो क्वालिटी दे रहे हैं वो बेस्ट टू बेस्ट देते हैं अपने उसको क्लाइंट को। थर्ड ऑफ हम प्राइस पॉइंट सिंगल प्राइस पॉइंट पे काम करते हैं क्लाइंट के साथ पैन इंडिया के लिए। जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो सिंगल प्राइस पॉइंट पे नहीं है, दिल्ली अलग है, हैदराबाद अलग है, बॉम्बे अलग है, हम सिंगल प्राइस पॉइंट पे काम करते हैं उनके लिए। 5 हम GST बेनिफिट्स देते हैं उनको, जो आपको लोकल प्लेयर नहीं देते, कई बार इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारे साथ GST और बेनिफिट्स का प्रॉब्लम है, TDS के कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्सेस के उसको हमारे पास बेनिफिट्स है। कमिटमेंट हमारा सबसे बड़ा है उसके साथ। फोर्थ एंड टू एंड सर्विस देते हैं उसको, हम आज उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको सर्विसेज भी दे रहे हैं, इंस्टॉलेशंस भी कर रहे हैं, उसके लिए हम सब कुछ उसके लिए उस प्रोडक्ट के अंदर करके दे रहे हैं। हमारा कमिटमेंट है, हम वारंटी दे रहे हैं। लोकल प्रोडक्ट क्या होता है कि 1 साल की वारंटी देता है, 6 महीने बाद वो मना कर देता है मैं नहीं दूंगा, पर अगर हमने उसको वारंटी दी तो हम उसको एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट करके दे रहे हैं कि अगर उसका 11 मिनट में भी कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो हम उसको सॉल्व करके दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा बेनिफिट्स है क्लाइंट को लेके।
और कॉस्ट कटिंग तो हम करती हैं, जो उसकी करंट कॉस्ट सेविंग है उसको कम से कम 5 to 7% तक हम करंट सेविंग देते हैं उसको कॉस्ट कटिंग के ऊपर। मैंने ये बताया कि कॉस्ट प्राइसिंग पार्ट में, तो आज के डेट में बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑब्वियसली B2B में कंपटीटर्स हैं हमारे, पर जो प्राइस पार्ट हम कोट करके दे सकते हैं और जो हम बेसिकली कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं ईच प्रोक्यूरमेंट पे अपने कस्टमर के लिए, शायद वो ना कर पाए। आज के डेट में ऑन एवरेज हम लोग हर एक प्रोक्यूरमेंट पे 8 to 10% कॉस्ट सेव करते हैं अपने कस्टमर के लिए। शायद वही रीजन है कि रिपीटेड कस्टमर, हमें बार-बार रिपीटेड ऑर्डर आ रहे हैं। अगर आप इतना वाइड वेराइटी ऑफ चॉइस भी देते हैं एंड आप अपनी अवेलेबिलिटी भी दिखाते हैं, यू आर फुलफिलिंग ऑल द थिंग्स दैट अ कस्टमर और क्लाइंट वुड रिक्वायर, तो ऑफ कोर्स रिपीटेटिव कस्टमर्स एंड ऑफ कोर्स हाई सेल्स आपका भी जाएगा, राइट? Moving forward with this conversation, I would like to ask a question to Ms. Shraddha Agarwal, that as a woman entrepreneur in India, जब आप इंडिया में women entrepreneur होते हैं, आपको societal failures का भी सामना करना पड़ता है, फैमिली को भी साथ में झेलना पड़ता है, तो आपको कैसे एक साथ, how do you balance your professional life and personal life, and as a woman entrepreneur आपको क्या क्या challenges face करने पड़े that you are still standing at this position that you are at? चैलेंजेस तो बेसिकली होते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड और फिर बिजनेस भी देखना, दोनों जगह चैलेंजेस आते हैं, बट करते हैं हम अपने घर को भी देखना है हमें और अपने बिजनेस को भी चलाना है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमारी टीम जो हमें पूरा फुल सपोर्ट करती ही है, तो टीम वर्क रहता है, तो टीम वर्क में कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, सारे मिलके एक साथ काम करते हैं, तो बिल्कुल होता है सब कुछ इजीली, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट हो जाता है। अब जैसे हमारा अनिल जी पूरा सपोर्ट करते हैं, हमारे अक्षय हैं स्ट्रेटेजी मैनेजर, ये पूरा फुल सपोर्ट है इनका वर्क में, और जो हमारा प्रोक्योरमेंट टीम है उनका सपोर्ट होता है, सेल्स वाले हैं, अकाउंट्स टीम है, तो सबके अपने अपने पार्ट्स हैं जो अपना इजीली वर्क हो ही रहा है, तो ऐसा कहीं मेजर प्रॉब्लम आता नहीं है। That's excellent. That's supporting a woman to become a woman entrepreneur. Pura family support, and that's amazing that you have a very अच्छी journey in this women entrepreneurship. Moving forward, we would like to know more about shippers that कई बार logistics के साथ भी issues आते हैं. Being a procurement industry, there are issues in logistics as well. So I would like to know from Ms. Shraddha Agarwal that how कि आप ये complexities logistics के साथ supply chain management जो होती है across diverse industries, जितनी भी diverse industry होती है उसके साथ साथ आप कैसे manage करते हैं? लॉजिस्टिक में हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है कि हमारा मटेरियल आपको कैसे डिलीवर करना है एंड टू एंड, कि कहीं कोई डैमेजेस ना आए, ऑन टाइम डिलीवरी हो, उनकी हमारे पास ट्रैकिंग होती है कि हम अपना प्रोडक्ट ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कब कहाँ पहुँच रहा है, किस टाइम पे डिलीवर्ड हो रहा है, तो इनके सारे हमारे पार्टनर्स के साथ टाई अप्स हैं। इसके अंदर मैं क्वेश्चन इसमें जवाब देना चाहूंगा कि क्या हमने क्या ना हर स्टेट में अपने लोकल पार्टनर रखे हुए हैं, डिलीवरी पार्टनर्स, मतलब लोकल पार्टनर्स भी है हमारे पास, जो एक डिलीवरी और ये सब तो है ही हमारे पास ई-कॉम एक्सप्रेस, पर वहाँ पर लोकल डिलीवरी पार्टनर्स भी हैं जो एंड टू एंड ऐसे सर्विस पार्ट को भी डिलीवर करते हैं, ऐसे पिन पॉइंट पे भी डिलीवर करते हैं जहाँ डिलीवरी नहीं कर पाता, तो हमारे पास लोकल डिलीवरी पार्टनर्स भी हैं हमारे पास, उनकी कॉस्टिंग लेके और उनको कम करके तभी हमने कोविड में भी सर्वाइव किया, जब जहाँ डिलीवरी कर पा रहा था वहाँ हमने लोकल डिलीवरी पार्टनर से हमने काम किया और ये हमने पूरा स्ट्रेंथ खड़ा किया। मार्केट में लॉजिस्टिक के अंदर हमारे पास हर स्टेट में लोकल डिलीवरी पार्टनर्स हैं हमारे जो हमें डिलीवरी करके देते हैं। इवन हमारे रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो डिलीवरी पार्टनर है हमारे जो हमें बाय एयर से भी अच्छी सर्विस देते हैं डिलीवरी पार्टनर, और हमें प्रैक्टिकल किया है वो, मतलब हमने प्रैक्टिकल किया उनके साथ काम और हमें बाय एयर से कम पैसों में बाय एयर से भी अच्छी सर्विस मिली है। मैं जैसे एक सपोज करता हूँ, मैं आज बॉम्बे के लिए कोरियर लगाता हूँ तो वो कल सुबह दोपहर तक डिलीवर होगा अगर मैं आज बॉम्बे के लिए कोरियर लगाता हूँ, पर मैं वही अगर मैं अपने रेलवे पार्टनर को देता हूँ वो कल सुबह 10 बजे वहाँ डिलीवर कर देगा उसको मेरा लोकल डिलीवरी पार्टनर, तो मेरे को बाय एयर से भी अच्छी सर्विस है मेरे पास अपने लोकल डिलीवरी पार्टनर पे, उस पे हमने बहुत काम किया लॉजिस्टिक पे। That's amazing that you have experimented every means of transportation जिसके थ्रू आप उसे कर सकते थे, and after experimentation you have chosen एक path कि हाँ यार यहाँ से I have a way of doing it, right?
So after experimentation and using proper logistics, you are providing your clients better delivery services, and that's amazing. Moving forward, my question is for Mr. Akshay that B2B procurement in India अभी भी कई जगह अनऑर्गेनाइज्ड है. कई बार मार्केट प्लेसेस में आप डील करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होती होंगी, राइट? सो इसका क्या रीजन हो सकता है कि इतना अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है? लाइक यू आर इन द मार्केट राइट नाउ, एंड हाउ डू यू थिंक दैट दिस थिंग कैन चेंज इन द मार्केट? तो मैं इसमें आपको ऐड ऑन करता हूँ कि मार्केट ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज्ड है, बट इफ यू हैव एक्सपीरियंस, इन डेप्थ एक्सपीरियंस ऑफ प्रोक्योरमेंट इंडस्ट्री, जैसे मैं पार्टिकुलर एग्जांपल लॉजिस्टिक वाले गए, जैसे ये हमने एक वे फाइंड आउट किया कि जो नॉर्मल ट्रेंड है एयर से या किसी नॉर्मल ट्रेंड है कोरियर करने का, उसके अलावा भी हम उस पिन कोड पे डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि अवर कोर टीम है दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस, वो उस चीज़ को सोल्यूशन के बारे में सोच पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं, लोग जनरली स्किप करते हैं उससे प्रोक्योर करने से। रीजन ये होता है कि इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता अबाउट मटेरियल्स, अबाउट कॉस्टिंग, क्योंकि प्रोक्योरमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, उसकी प्राइसिंग डे मंथली बेसिस पे फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर आप इन डेप्थ एक्सपीरियंस है आपको इस इंडस्ट्री की मटेरियल वाइज, तो आप उसको प्रोक्योर कर सकते हैं इजीली। और सबसे बड़ा चैलेंज आता है मटेरियल्स को हैंडलिंग करने में, पैकेजिंग करने में और सेफली डोर स्टेप तक डिलीवर करने में, क्योंकि हमारे पास वो कोर टीम का एक्सपीरियंस है और उसके लिए पार्टिकुलर हमने एक सपोर्ट टीम बना रखी है। और हमारा एक कल्चर है, कंपनी कल्चर का, कि मंथली बेसिस पे हर एक टीम को हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं ताकि सेम माइंडसेट हम डुप्लीकेट कर सकें। तो कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक हम लोग हायर भी करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं, उस तरीके से एजुकेट भी करते हैं ताकि इजीली हम प्रोक्योर कर सकें, हैंडल भी कर सकें। और जो फ्रेगमेंटेड सेक्टर है उनसे भी हम अच्छा खासा बिजनेस आज के डेट में कर रहे हैं। अंडरस्टूड। एंड ये चीज एक्चुअली इट्स रिक्वायर्ड कि जब आप इतनी बड़ी मार्केट में जहाँ पे इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बीट स्टार्टअप, बीट यूनिकॉर्न्स और सक्सेसफुल ब्रांड्स, तो आपको इस सबकी इन डेप्थ नॉलेज है एंड दैट्स यू आर वर्किंग ऑन आल्सो। Moving forward, I would like to ask Mr. Anil Agarwal about what is your pay model, like pay now or get services later. आपका pay model क्या है and how flexible it is for the clients? If, for example, if I say that can a client pay later and get your services before, is that an option, or how the financial convenience work for the business? फ्लेक्सिबल है। जैसे क्लाइंट है मेरा, तो अगर वो ब्लू चिप क्लाइंट है तो हम उसको 30 डेज का क्रेडिट भी देते हैं, 45 डेज का भी देते हैं। कई क्लाइंट मेरे को एडवांस भी पेमेंट कर देते हैं, जो नए क्लाइंट्स होते हैं हम उनसे एडवांस पे भी काम करते हैं, कोई 15 डेज में भी पेमेंट करता है। अब मेरा एक क्लाइंट है जो मेरे से साल की 5 CR की बिलिंग करता है, वो 100% एडवांस पे ही काम करता है। मैं उसको मोबाइल्स पे काम करता है। डिपेंड टू मार्जिन पे भी काम करते हैं कि मार्जिन कितना है मेरा, कि मैं उसको क्रेडिट दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा उस मार्जिन के ऊपर। तो ये सब डिपेंड करता है, मतलब डिफरेंट क्लाइंट है, डिफरेंट क्रेडिबिलिटी है उनकी, तो फ्लेक्सिबल है मतलब क्रेडिबिलिटी। मैक्सिमम 45 डेज पे हम काम करते हैं क्रेडिट पे। अनिल जी बता रहे थे कि डिपेंड ऑन डिफरेंट पैरामीटर, कितना बिजनेस वॉल्यूम है किसी पर्टिकुलर क्लाइंट से हमें मिल रहा है, बेसिकली से थ्रू देखते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग बेसिकली देते हैं। तो इट्स नॉट ओनली इन टर्म ऑफ क्लाइंट, हम वेंडर के साथ भी सेम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। मेरा वेंडर भी वैसे ही रहता है, 30 डेज, 15 डेज, 45 डेज एडवांस, मतलब हर तरह से काम करते हैं। Great, that's amazing. And what about like your key points? Like you have mentioned it that in procurement industry, especially the way you are working, that your analytics based sales suggestion, that is your success KPI. So what do you have to say about for Shipbolt कि इसको success analytics based sales suggestions कैसे मिला? मैं आपको इस पे बताता हूँ। बेसिकली हमारे पास जो पैरामीटर है कि हम डेटा पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जनरली बोला भी जाता है कि डेटा बेस ड्रिवन डिसीजन ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं इन कंपेयर टू फॉरकास्टिंग हम थ्योरेटिकली करें। तो जो भी हमारे पास क्लाइंट बेस पे डेटा आता है कैटेगरी वाइज या जो भी सेल्स के आते हैं, तो बेस्ड ऑन हम कैटेगरीज, टॉप सेलिंग कैटेगरीज की भी चॉइस करते हैं, टॉप सेलिंग क्लाइंट की भी चॉइस करते हैं। तो उस तरीके के उनके लिए ऑफर्स वगैरह भी हम लोग रिकरिंग देते रहते हैं ताकि हमारे पास वो बिजनेस हमेशा सस्टेनेबल रहे, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ हमेशा
एक हेल्दी वे में ग्रोथ करे। तो ये हम बेसिकली डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर कि जनरली लोग क्या करते हैं, डीलर के साथ बेसिकली ट्रेड करते हैं। हम लोग कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बेस पे जो भी अगर मॉडिफिकेशन कुछ चेंजेस चाहिए उसमें पर्टिकुलर मटेरियल्स में, वो सारी चीज़ें दे पाते हैं। और शायद ये मेजर कॉज है कि हम अपनी सेल्स इतने 3 टाइम 4 टाइम हर फाइनेंशियल ग्रोथ कर पाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि हम डायरेक्टली जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होता है हम उसके साथ डील करते हैं। इसका एग्जांपल आपको 1-2 कोड भी कर सकते हैं अनिल जी। तो आपको अनिल जी इसके बारे में इंडियन बता सकते हैं कि हमारा ये मार्जिन या इस तरीके से कस्टमर को कॉस्ट सेविंग सब कैसे दे पाते हैं। हम है ना ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करते हैं और मैन्युफैक्चर में भी हम कोशिश करते हैं कि हम जो वर्क पे काम करें, क्योंकि जिसकी फैक्ट्री है उसके फैक्ट्री का भी एक खर्चा है। और हम एक जो वर्क पे काम करता है ना वो बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं। हम उससे हम अपना काम करवाते हैं ज़्यादातर कि अगर मुझे किसी के लिए फर्नीचर बनवाना तो मैं जॉब वर्क से ही, हम पैन इंडिया में मेरे वेंडर्स हैं ऐसे जो जॉब वर्क पे काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं उससे काम करवाएं। जैसे बाटा है, बाटा अगर अब मैं ओईएम का नाम लूंगा तो बाटा हो गया ओईएम, पर मैं बाटा जहाँ फैक्ट्री में जो शूज बन रहा है मैं उससे अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रहा हूँ, तो उसमें मुझे बहुत प्राइवेट लेवल पे बहुत मार्जिन आते हैं। बाकी ओईएम्स के जो ब्रांड्स हैं उस पर तो हम काम करते ही करते हैं टाइम टू टाइम। हम कई बार ऐसी भी मीटिंग्स करते हैं क्लाइंट के साथ कि हम अपने ओईएम्स को भी क्लाइंट के साथ मैप करते हैं और हम कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर इतने मार्जिन पे काम करना है, तो ओईएम पर्टिकुलर उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट देता है। जो मार्केट में मान लीजिए कोई फ्रिज है, अगर वो 40,000 का बिक रहा है और इंस्टीट्यूशनल सेल्स के लिए अगर उसको 32,000 में देना है तो वो मुझे 28,000 का ही बिल करेगा। एलजी हो गया या कोई भी अदर ब्रांड हो गया, तो हम ऐसे भी क्लोज करते हैं। That's amazing कि आप क्लाइंट को व्यू में रख के हाउ यू कैन प्रोवाइड बेटर फॉर क्लाइंट, वैसे आप अपना काम भी कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिपबोल्स इज थ्राइविंग एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम जो इतनी मेहनत कर रही है towards making it a success, and it is making a good image in the procurement industry, of course. So I would like to thank you all for being for this interview and giving such an in-depth information for procurement industry and most importantly Shipbulls. So thank you Mr. Anil Agarwal, Ms. Shraddha Agarwal and Mr. Akshay Kumar. It was lovely having conversation with you, and we'll meet you in the next episode of the Startup Story Spotlight. Till then, keep watching more episodes. Thank you. Thanks a lot.